खबर असरदार और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। बिल्कुल, मथुरा से लेकर संभल तक और मुस्लिम आरक्षण से लेकर मुस्लिम की सुरक्षा तक कई मुद्दों पर उन्होंने बड़े बयान दिए। दावा किया कि यूपी में मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं और दंगाइयों का इलाज उन्हें आता है, यानी योगी आदित्यनाथ को आता है। योगी ने ऐलान किया है कि संभल में सभी मंदिर खोजे जाएंगे और वहां की सच्चाई पूरी दुनिया को बताएंगे। इसी के साथ योगी ने वक्फ बिल को जरूरी बताते हुए वक्फ की संपत्ति पर कब्जे का भी आरोप लगाया। रिपोर्ट देखिए। क्या हुआ था संभल में? देखिए, संभल एक सच्चाई है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना। मथुरा से मुसलमान तक, अयोध्या से औरंगजेब तक, हिंदू मुसलमान संभल पर घमासान। तमाम सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में दिए। यूपी में सबसे सुरक्षित है मुसलमान। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। रंग लग भी गया तो क्या हो गया? कि भाई, जिसको रंग से परहेज है उस पे मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। मथुरा में तो बहुत कुछ हो गया होता। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। सनातन पर हमेशा मुखर रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया कि मुसलमान अगर सबसे ज्यादा कहीं सुरक्षित हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ध्यान भटकाने की नीयत को छुपाने के लिए ये इस तरह के भाषण करते हैं। बहुत सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमान, सही कहा है। और अभी हमारे संभल के अंदर किस तरह से 5 लोगों की जान गई है। तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी बाबा की सरकार आई है, ना तो हिंदू सुरक्षित हैं, ना मुसलमान सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित। शाहजहांपुर और संभल में होली के दौरान तमाम मस्जिदों को ये कहते हुए प्रशासन ने ढक दिया था कि उन पर रंग पड़ने से विवाद हो सकता है। योगी आदित्यनाथ से रंग को लेकर सवाल किया गया तो उनका 2 टूक जवाब था। जिसको रंग से परहेज है उस पे मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? वहीं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भी कोर्ट में मामला चल रहा है। इस पर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोर्ट की वजह से ही मथुरा में अब तक कुछ हुआ नहीं है। मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। धर्म के मुद्दे पर अक्सर उत्तर प्रदेश की सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ को विपक्ष की ओर से घेरा जाता है, लेकिन उन्होंने इससे जुड़े हर मुद्दे पर खरी खरी बात कही। जाहिर है उनके इन बयानों पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्फ बिल बेशक संसद में ना पेश हुआ हो, लेकिन इसको लेकर घमासान मचा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। और वहीं AIMPLB पर बीजेपी देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। पूरी जानकारी आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें
बिहार के पटना की हैं, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ये घमासान वक्फ बिल को लेकर है। दरअसल कुछ मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध को लेकर सड़क से सदन तक संग्राम मचा है। More than 90% of the properties are in the form of masjid, qabristan, dargah and imambada, and there is no income from all these properties, and so there is no reason why such objections are being raised. These properties are being managed by the Muslim community from the last 100 years. So any interference on the part of the government will not be tolerated. आप उच्च स्तरीय जांच करा के देख लीजिए, तमाम प्रॉपर्टीज इन्हीं लोगों के पास मिलेंगी जो लोग सरकार को धरना प्रदर्शन करके डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग संविधान के दुश्मन हैं, ये लोग उस कमजोर तबके के दुश्मन हैं जिनके अधिकार वक्त की प्रॉपर्टीज में थे और उन्हें आज तक नहीं मिले। तो हम तो इसमें इनकी जांच की मांग कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली से पटना तक हलचल तेज हो गई है और सियासत भी उफान पर है। वक्फ बिल के विरोध में पटना में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले नाराजगी का ऐलान किया गया और बोर्ड के नेताओं ने वक्फ बिल को लेकर कड़ा एतराज जताया। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध पर सियासत का भी रंग चढ़ा है। बिहार में चुनाव है तो इस मुद्दे पर सियासत भी होनी लाजमी है। यही वजह है कि आरजेडी ने इस विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया और आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी मुसलमानों के धरने पर पहुंचे और बिल को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया। मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए एक तरफ एनआरसी सीएए का मामला लेके आया, तलाक बिल के जरिए से हमारी शरीयत पर हमला किया है। अब ये वक्त का काला बिल सिर्फ हमारे जायदाद पर कब्जा करने का नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खाना जंगी पैदा करने की नापाक कोशिश की है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि मुल्क की आज़ादी में जिस तरह हमारे आबा-ओ-अजदाद ने गर्दनें कटाई है, अगर गर्दन कटाने की भी जरूरत पड़े तो हम मुल्क में खाना जंगी पैदा होने नहीं देंगे, लेकिन इस काले बिल को कभी मंजूर होने नहीं देंगे। हमें अहद लेना पड़ेगा, हमें कसमें खानी पड़ेगी। ये जो हालात हुए हैं हमें एहतसाब करना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी सफों की दरार ने हमें बेवजन किया है। आपके जायदाद के समर्थन कर रहे हैं वक्फ बिल का। केंद्र सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। देखना ये होगा कि इनका विरोध सरकार पर कितना दबाव बना पाता है, क्योंकि सरकार ने साफ कर रखा है कि धर्म के नाम पर वक्त की मनमानी नहीं चलेगी। देखिए, संभल की हिंसा के बाद एक एक करके दंगाइयों पर एक्शन जारी है, लेकिन अब जांच की आंच संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग तक पहुंच गई है, जिन्हें पुलिस के सवालों के जवाब देने होंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि संभल में जो हिंदुओं का है वो उन्हें मिलकर रहेगा। जब सुलगा संभल, शुरू हुआ कानूनी दंगल। दंगाइयों पर कानूनी पंजा, अब संभल के सांसद पर शिकंजा। 24 नवंबर को संभल में हिंसा की जो आग सुलगी थी, उसकी चिंगारी अभी भी बुझी नहीं है। योगी की पुलिस एक एक कर दंगाइयों पर एक्शन ले रही है, चाहे वो आम हो या खास। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
दरअसल पुलिस ने हिंसा में पूछताछ के लिए सांसद को नोटिस थमाया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने दिल्ली वाले आवास पर खुद इस नोटिस को रिसीव किया। सांसद बर्क पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पुलिस ने 8 अप्रैल को बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया है और सांसद बर्क 8 अप्रैल को पुलिस के सामने पेश होंगे। जो नोटिस दिया गया है सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा। तो मैंने जाहिर सी बात है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूंगा। योगी की पुलिस ने साफ कर दिया है कि संभल हिंसा के दंगाई बचेंगे नहीं, चाहे वो कितना ही रुतबा क्यों न रखते हों। उधर मुख्यमंत्री योगी ने भी साफ कर दिया है कि संभल में जो सनातन का था, हिंदुओं का था, उसे तो लेकर रहेंगे। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है। उधर संभल के सांसद जियाउर रहमान अलग ही दलील दे रहे हैं। इनका कहना है कि आए दिन तीर्थ स्थलों पर परेशानी हो रही है। सही कह रहे हैं, मुसलमान इतना ज्यादा सुरक्षित है हमारे यहाँ बिल्कुल कि संभल के अंदर 5-5 लोगों की जान ले ली गई है और प्रदेश के अंदर कई बार मॉब लिंचिंग हो चुकी है। तो सुरक्षित है हमारे यहाँ मुसलमान। हम कब मना कर रहे हैं? आए दिन उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, आए दिन उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाता है। काबिले गौर है कि संभल में हिंसा के बाद से ही एक तरफ दंगाइयों पर एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक स्थलों की पहचान की जा रही है। इन सब के बीच संभल पूरी तरह से अलर्ट है और अब संभल के सांसद पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर बवाल हो गया है। कर्णी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर में घुसने की कोशिश की है। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। ये वही बयान है जिस पर आगरा में बवाल मच गया। राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर बवाल हो गया। कर्णी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर में घुसने की कोशिश की। पुलिस और कर्णी सेना के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर के गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। कर्णी सेना के लोग थे, सोशल मीडिया से जिनकी पहचान हो रही है। नहीं, सांसद जी मौजूद नहीं थे और पूरा मामला पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है। और जिस तरीके से विरोध का माहौल बनाया जा रहा है और सत्ता से संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दलित पिछड़े लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। ये बवाल यूं ही नहीं मचा है। संसद में दिए गए रामजी लाल सुमन के बयान पर कर्णी सेना में गुस्सा है। उसी बयान का ये रिएक्शन है। चलिए आपको सपा सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। यूपी ही नहीं, एमपी में भी रामजी लाल सुमन का विरोध देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर में राजपूत समाज में आक्रोश है।
राजपूत समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को कड़ी चेतावनी दी है और माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते कि उनकी संसद की सदस्य से बर्खास्त किया जाए और आज के बाद समाजवादी पार्टी को राजपूत समाज का एक वोट नहीं मिलेगा। इसकी मुहिम हम संपूर्ण देश में चलाएंगे। तो वो सबसे पहले माफी मांगे और राजपूत समाज के साथ साथ देश से भी माफी मांगे, क्योंकि राणा सांगा अकेले राजपूत समाज के नहीं, हमारे हिंदुस्तान के एक वीर और योद्धा थे। तो उनसे माफी मांगकर और ऐसे व्यक्ति को सांसद के सदस्य। फिलहाल सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर करणी सेना और राजपूत समाज में आक्रोश है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में ईडी के बाद सीबीआई के बड़े एक्शन पर गरमाई सियासत को लेकर। दरअसल महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की टीम ने रायपुर और भिलाई समेत देश भर के 60 ठिकानों पर छापेमारी की और पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके करीबियों के ठिकानों के साथ साथ कई आईपीएस और आईएएस अफसरों के घर भी सीबीआई ने रेड मारी। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की कार्रवाई से प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया। यह खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। कि निवेश क्षेत्र के नगर निगम बाहर जाओ तो उसके पास कोई गाइडलाइन नहीं कि वो कहां तक कैसे किसको मंजूर करना नहीं करना। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी मूलतः थोड़ी लचीली भी रहेगी कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बंधन नहीं, लेकिन कॉमन चीज क्या रहेगी? कॉमन चीज आने जाने का मार्ग, सीवर लाइन, पीने के पानी की लाइन, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन, इनके भविष्य की दृष्टि से रेलवे लाइन कहाँ ले जा सकते हैं, मेट्रो सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ हमारी मेट्रो ट्रेन कैसे जाएगी, ऐसे कई सारे चीजों को जोड़ करके अच्छा प्लान बना रहे हैं। और केवल ये नहीं बना रहे हैं, पूरे प्रदेश के चारों महानगर, लेकिन पहले सिलसिले में इंदौर उज्जैन और दूसरे में इसी इंदौर उज्जैन के साथ भोपाल, ये दोनों हमने इसी बजट में इसकी गुंजाइश दे दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये 2025 जीआईएस का तो आनंद देगा ही देगा, लेकिन जीआईएस से आगे जाकर के हमको ये और सुख देगा जब मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन एक और बात, जब राजधानी जुड़ती है तो राजधानी प्रदेश के ऐसे कई गौरव को समेटे रहती है, जिसके कारण से उस राज्य की गौरव गरिमा बढ़ती है। तो ऐसे में राजधानी की अपनी खुद की विरासत और उसका सौंदर्यीकरण चारों तरफ से आना चाहिए, चारों तरफ से दिखना चाहिए। तो ऐसे कई और प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग कैसे कर रहे हैं? हमको मालूम है कि ये भोजपुर का मंदिर किसने बनवाया? राजा भोज ने बनवाया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो हमने कहा कि जहां जिस मार्ग पे राजा भोज ने भोजपुर का मंदिर बनाया, अगले महीने अप्रैल में बड़ा गेट बना करके राजा भोज के नाम पर भोज द्वार बना करके उनको भी स्थायी कर, बाहर से आने जाने के मार्ग पे बड़े द्वार बने भव्य, जैसे उज्जैन में महामृत्युंजय द्वार बना है, पत्थर का दिखता अलग आनंद। और ये बेसिक चीजें आप अंदाज लगा लो। मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये जो द्वार बनते थे पुराने समय में गलत नहीं बनते थे। जहाँ द्वार बनते थे वो हमारी एक तरह सीमा भी रहती है, पुलिस का भी पॉइंट बन जाता है। अब पुलिस स्टाफ लगा के बेचारे चाय बनाते रहते, जबरदस्ती की झंझट रहती है। फिर ये आपने सीसीटीवी कैमरे वगैरह कौन आ रहा है जा रहा है, अपने कुछ सुरक्षा कर्मी भी खड़े रहे। ये प्रबंधन तो हमारे सुरक्षा गेटों से होते थे। तो नगर के बाहर के द्वार तो ये शोभा होती है पुराने समय से, अतीत के काल से। अब नए नगर बन गए तो थोड़ा छूट गया, लेकिन राजधानी का गौरव तो देना चाहिए। एक तो भोज द्वार और दूसरा ये विक्रम संवत आने वाला गुड़ी पड़वा पे नया साल का अवसर है, हमारा अपना झूलेलाल का वर्ष भी रहता है, कई कारण से उसकी अपनी महत्ता है। और विक्रमादित्य भी मध्य प्रदेश के, हमारे अपने देश के। लेकिन ये भी बात है, राजा विक्रमादित्य और भोज और आज 1000 साल, आज से 1000 साल पहले राजा भोज और उनके और 1000 साल अर्थात आज से 2000 साल पहले ये विक्रमादित्य हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो वीर विक्रमादित्य का द्वार भी बनाने वाले उज्जैन इंदौर पर हमारे अपने लिए ये 2 दिशा में फिक्स हो गई। और धीरे धीरे करके अपने जो 5-6 रोड है, हर रोड पर अपने मध्यप्रदेश की ऐसी गौरवशाली अतीत की कोई महापुरुष की स्मृति को पुनर्जीवित करते हुए जब भोपाल बनेगा तो भोपाल में ये सब रहेंगे तो एहसास होगा ना मध्य प्रदेश यहाँ तक का है। क्योंकि हमारे लिए अच्छी बात है कि हम देश के मध्य में, लेकिन देश के मध्य में होने के बाद प्रदेश में भी बहुत सारी विरासतों को लेकर चल रहे हैं।
इनको स्मरण करना हमारे हाथ में है और इनको वाकई चिरस्थायी स्मृति बनाना ये वर्तमान के समय के लिए समसामयिक होगा, आवश्यक होगा। तो आज तो वैसे तो आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं अपने माध्यम से भले आप मेरा कर रहा हूँ, मैं ये प्रत्येक अभिनंदन आपको समर्पित कर रहा हूँ क्योंकि आपके सबके आशीर्वाद से ये सरकार बनी। तो सरकार के प्रतीकात्मक मुखिया के नाते से मुख्यमंत्री भले ही, लेकिन मुझे इतना अहंकार नहीं, क्योंकि ये बात सही है कि जनतंत्र में, गणतंत्र में, लोकतंत्र में सच्ची ताकत हमारे आम समाज के पास रहती है। तो मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूँ, इसमें भी आपकी मदद लगेगी। वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे और अब एक बार फिर से खबर असरदार में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर ईडी के बाद सीबीआई ने एक्शन लिया और उस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल महादेव सट्टा आयात मामले में सीबीआई की टीम ने रायपुर और भिलाई समेत देश भर में करीब 60 ठिकानों पर छापेमारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबियों के ठिकानों के साथ साथ कई आईपीएस और आईएएस अफसरों के घर भी सीबीआई ने रेड मारी। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की कार्रवाई से प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सीबीआई की सबसे बड़ी कार्रवाई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई की रेड, बघेल के करीबियों के घर सीबीआई का छापा, सीबीआई के रडार पर कई सफेद पोश। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद बुधवार को सीबीआई ने इतिहास की सबसे बड़ी रेड मारी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ उनके तमाम करीबी सीबीआई के रडार पर रहे। इस दौरान सीबीआई ने कई पूर्व सीएम के साथ कई नामी लोगों के घर दबिश दी। सीबीआई ने आज सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन के विधायक भूपेश बघेल के घर छापा मारा। ये कार्रवाई रायपुर और भिलाई के 3 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ की गई। सीबीआई की टीम अचानक पहुंची और घरों में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। पहले ये 6 तस्वीरें देखिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सीबीआई ने एक साथ इतनी बड़ी छापेमारी की कार्रवाई कभी नहीं की। भिलाई और रायपुर में भूपेश बघेल के घर छापा, भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर रेड, भूपेश बघेल की करीबी रही सौम्या चौरसिया, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, आईपीएस आरिफ शेख के घर सीबीआई एक साथ छापा मारने पहुंची। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की कार्रवाई में प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने कार्रवाई को सियासी बताया तो कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि भूपेश सरकार के दौरान बड़े बड़े घोटाले हुए थे। जब से सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को छांट के उनके ऊपर न कोई कार्रवाई कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं। ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे केंद्र सरकार के झुंझलाहट से ये सीबीआई आई है। ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है।